हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में देखेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग दो टाइप के मटेरियल के अलग अलग देखेंगे। ब्रिटल मटेरियल के अलग देखेंगे, डक्टाइल मटेरियल के अलग देखेंगे। वो क्यों अलग देखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग डक्टाइल मटेरियल के बारे में देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है, वो निकल के आता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। कहने का मतलब ये क्या है, ध्यान दीजिए। जो कोई भी मटेरियल होगा ना, जैसे डक्टाइल मटेरियल होगा, उस डक्टाइल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस उसके अंदर जो आ सकता है वो कुछ और होगा। यील्ड स्ट्रेस कहने का मतलब जो हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस कितना मान के डिजाइन कर रहे हैं, यील्ड स्ट्रेस कुछ और होगा। और वर्किंग स्ट्रेस उस मटेरियल के अंदर एक्चुअल स्ट्रेस जो आ रहा होगा वो कुछ और होगा। उसको एक डायग्राम से समझते हैं, स्ट्रेस एक्शन कर्व से समझते हैं माइल्ड स्टील के, क्योंकि माइल्ड स्टील भी एक डक्टाइल मटेरियल है। तो माइल्ड स्टील का जब बिहेवियर देखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस है इस मटेरियल के अंदर जो आ सकता है, जो अल्टीमेट स्ट्रेस आ सकता है इस मटेरियल के अंदर, वो कुछ Fy हो सकता है, Fu। जो अल्टीमेट स्ट्रेस आ सकता है इस मटेरियल में उसके बाद ही फेल करेगा। तो ये हो गया उसका अल्टीमेट स्ट्रेस। लेकिन हम लोग कुछ और स्ट्रेस मान के डिजाइन करते हैं। याद होगा आपको कि हम लोग यील्ड स्ट्रेस तक ही डिजाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग के पार्ट में और नेकिंग के पार्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि तब तक इलोंगेशन इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो हमारे सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, कहने का मतलब वो दिखने में ही ऐसे बेंट से फील होगा या झुका हुआ फील होगा। इसलिए उतना डिफ्लेक्शन, उतना भी स्ट्रेन, ये तो खुद ही स्ट्रेन इतना ज्यादा है क्योंकि इलास्टिक मटेरियल, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए जो इसका स्ट्रेन निकल के आता है वो बहुत ज्यादा निकल के आता है। स्ट्रेन ज्यादा निकल के आने की वजह से जो हम लोग अब उतना भी ज्यादा स्ट्रेन को परमिट नहीं करेंगे। चलिए ये जो मटेरियल है वो ज्यादा स्ट्रेस ले पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अनलिमिटेड स्ट्रेन के लिए डिजाइन कर देंगे। तो हम लोग पार्टिकुलर स्ट्रेन यहाँ की इल्ड जोन तक, इल्डिंग जोन तक हम लोग स्ट्रेन तक को, चलिए ठीक है, हम लोग परमिट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है, उसके बाद मटेरियल लोड बियर कर सकता है। लेकिन उसके बाद स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि वो सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, कहने का मतलब डिफ्लेक्शन या फिर जो भी जिसको झुक जाएगा उसे शेप इसका दिखने जाएगा, तो वो चीज को परमिट नहीं करते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ से ये निकल के आता है कि हम लोग एक्चुअली जो मटेरियल है हमारा वो Fu स्ट्रेस ले सकता है, कहने का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस तक जा सकता है, उसके बाद ही फेल करेगा। लेकिन हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस, जैसे जिसको यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस बोल दिया गया है, तो यील्ड स्ट्रेस तक ही मान के डक्टाइल मटेरियल के लिए डिजाइन करते हैं, क्योंकि इतना तक ही स्ट्रेस को मानते हैं कि इतना तक स्ट्रेस में इतना काफी स्ट्रेन आ चुका होता है कि अब ये उसके आगे हम लोग स्ट्रेस करेंगे तो वो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा और झुका हुआ फील होगा और हम लोग को सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया को फिर फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतना मान के डिजाइन, इतना स्ट्रेस झेल सकता है मैक्सिमम, इतना स्ट्रेस हम लोग मान के डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो मटेरियल में कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा ना, वो कुछ और आ रहा होगा, बहुत कम आ रहा होगा। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेस आता है मान लेते हैं Fy स्ट्रेस आ रहा होगा। तो यही ये डिफिनेशन बोलता है डक्टाइल मटेरियल के लिए कि डक्टाइल मटेरियल का जो Fs निकल के आता है वो कुछ यील्ड स्ट्रेस मतलब कि Fy अपॉन में F मतलब वर्किंग स्ट्रेस निकल के आता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हम लोग कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हम लोग इसके बारे में पिछले लेक्चर में पीछे क्लासेस में देख चुके हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। ये एक रेशियो बताता है कि हम लोग कितना सेफ होके चल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ऐसा मानते हैं, देखिए इसका Fu तो Fu एक और एक्स्ट्रा सेफ्टी हो गया, क्योंकि हम लोग एक्चुअली स्ट्रेस जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसको खुद Fy मान के चले हैं। उसमें भी जो स्ट्रेस आ रहा होगा मटेरियल के अंदर, कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इतना ही स्ट्रेस आ रहा होगा। तो कहने का मतलब कि ये तो हमारे पास फैक्टर सेफ्टी है, ये जो हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है, जिसको जो फैक्टर सेफ्टी के टर्म में ये इंडिकेट है। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्टर सेफ्टी जो छुपा हुआ है वो ये भी है डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो ये रहा हमारा फैक्टर सेफ्टी का सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल के बारे में। ब्रिटल मटेरियल क्या बोलता है? तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में डक्टाइल की तरह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ब्रिटल और डक्टाइल का मतलब जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही इंडिकेट करता है कि किस मटेरियल के पास कितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अलावा कितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। जितना ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा उतना ही वो मटेरियल डक्टाइल होगा, नहीं होगा तो वो ब्रिटल कहलाएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहने का मतलब इलास्टिक स्ट्रेन के बाद जो भी स्ट्रेन होता है अप टू द फेलियर पॉइंट, वो इलास्टिक है, वो प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। तो वो प्लास्टिक स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है डक्टाइल के केस में कि हम लोग, चलिए ठीक है, अप टू द सम पॉइंट स्ट्रेन को परमिट कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में वो मौका ही नहीं मिलता है कि हम लोग उतना स्ट्रेन को परमिट कर पाए। इसलिए इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आता है वो यील्ड स्ट्रेस से जज नहीं करते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा यील्ड स्ट्रेस नहीं आता है। इसको डायग्राम से समझ जाइए। इसका एग्जांपल है कंक्रीट। अगर कंक्रीट के आप डायग्राम को देखेंगे, कंक्रीट के स्ट्रेस सेक्शन कर्व को देखेंगे, तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा।
उसमें कोई यील्डिंग नहीं होता है, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होता है, अप टू सम पॉइंट ये इलास्टिक होता है और अब उसके बाद सीधा फेलियर होता है, कहने का मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का बहुत कम मिलता है। तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस पर सीधा आता है, इसमें कोई यील्डिंग वोल्डिंग नहीं होता है, तो सीधा अल्टीमेट स्ट्रेस ही आता है। उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग और अल्टीमेट स्ट्रेस के कंपैरिजन में जो हम लोग स्ट्रेस निकल के आता है, जो एक्चुअल मटेरियल में स्ट्रेस आ रहा होगा वो कम निकल के आता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ आई को एफ यू ने रिप्लेस कर दिया है, कहने का मतलब कि हम लोग जो यील्ड स्ट्रेस मान के टक्काई से डिजाइन कर रहे थे, यहाँ पे एफ यू को ही मान के डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हाई यहाँ पे कोई एफ आई यील्डिंग वोल्डिंग नहीं हो रहा है, तो इतना स्ट्रेस आ रहा होगा। इसलिए जो एफ एस निकल के आता है ब्रिटल मटेरियल के लिए वो अल्टीमेट अपॉन में अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस निकल के आता है। ठीक है, तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है, इसको आप लिख सकते हैं यहां से एफ यू अपॉन में एफ। ठीक है, ये रहा फैक्टर सेफ्टी की कहानी। अब हम लोग थोड़ा सा लोड फैक्टर के बारे में देखते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो लोड फैक्टर देखते हैं। चलिए तो हम लोग लोड फैक्टर देखते हैं। तो लोड फैक्टर का जो डेफिनेशन होता है ना, लोड फैक्टर स्टील के केस में, यहाँ पे स्टील में कुछ अलग होता है और आरसीसी मतलब जो हम लोग आरसीसी में जो इलास्टिक डिजाइन करते हैं उसके कंपैरिजन में कुछ अलग होता है। उसके रिस्पेक्ट में स्टील में जो लोड फैक्टर होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अपॉन में सेफ मोमेंट कैपेसिटी। ये क्या है? तो लोड फैक्टर ध्यान दीजिएगा, लोड फैक्टर को स्टील कंपेयर जो इलास्टिक स्टडी था हमारे कंक्रीट के केस में उससे कंपेयर मत करिएगा। वहां पे जो लोड फैक्टर निकल के आता है वो निकल के आता है अल्टीमेट लोड, मतलब कितना अल्टीमेटली लोड कर रहे हैं हम लोग, अपॉन में वर्किंग लोड। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो लोड फैक्टर जो स्टील कंक्रीट के केस में निकल के आता है वो अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड निकल के आता है। तो उससे स्टील का कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्टील में जो लोड फैक्टर होता है वो डिफाइन होता है प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी अपॉन में सेफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। आपको सेफ फैक्टर याद आ रहा होगा कि सेफ फैक्टर का डिफिनेशन क्या था, वो था प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी टू द यील्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी या फिर यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या बोलता है कि आप सेफ के बियॉन्ड उसको कितना लोड किए हैं, ये भी एक रिजर्व स्ट्रेंथ बताता है बियॉन्ड द सेफ मोमेंट। आप उसका सेफ मोमेंट क्या था उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके कंपैरिजन में आप कितना आगे एक्स्ट्रा मोमेंट उसको दिए हैं। कहने का मतलब कि आप बाय डिफिनेशन अगर देखेंगे तो मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, एफ वाई इंटू जीटीपी याद आ रहा होगा, यील्ड स्ट्रेस अपॉन में यील्ड स्ट्रेस इंटू प्लास्टिक मॉडुलस। सेफ मोमेंट कैपेसिटी कितना होगा, वो कोई स्ट्रेस एफ होगा इंटू सेक्शन मॉडुलस होगा, क्योंकि हमारा जो उस समय तक मटेरियल होगा वो इलास्टिक जोन में होगा। तो इसलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एफ वाई अपॉन में एफ इंटू जेड पी अप इंटू जेड निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है, अच्छे से पता है कि ये एफ वाई इंटू एफ क्या है। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में देख के आए, अभी पिछले स्लाइड में देख के आए हैं, ये निकल के आता है एफ ओ एस। ये क्या है, यही तो है हमारा सेफ फैक्टर। तो क्या हो गया हमारा लोड फैक्टर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एक रिलेशन लोड फैक्टर इक्वल टू निकल के आ गया एफ ओ एस इंटू सेफ फैक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लीजिएगा, इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो ये रहा हमारा, तो ये रहा लोड फैक्टर का। याद रखिएगा कि लोड फैक्टर के स्टील के लोड फैक्टर से, ये स्टील का है, इसको आरसीसी के लोड फैक्टर से कंपेयर मत करिए, मतलब इलास्टिक स्टडी के लोड फैक्टर से कंपेयर मत कीजिएगा। उसमें जो लोड फैक्टर निकल के आता है वो अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड निकल के आता है। तो चलिए अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा लोड फैक्टर है ना, ये हमेशा एक डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है, हमेशा जो डक्टाइल मटेरियल पे ही एप्लीकेबल होगा। क्यों, इसका रीजन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें एक प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी नाम का चीज आ रहा है। प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी किसी चीज के लिए, किस चीज के लिए वैलिड ही होता है, स्टील के लिए। स्टील जो कि हमारे लिए डक्टाइल मटेरियल है, उसके लिए ही प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल है। क्योंकि प्लास्टिक मोमेंट तक तभी किसी मटेरियल को तभी ले जा पाएंगे जब वो डक्टाइल हो। डक्टाइल नहीं होगा तो उसके अंदर यील्डिंग नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं ले जा पाएंगे, तो लोड फैक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसलिए जो लोड फैक्टर होता है वो ध्यान दीजिएगा डक्टाइल मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। चलिए तो दो हम लोग बड़े टर्म देख लिए, लोड फैक्टर और सेफ फैक्टर, लोड फैक्टर और फैक्टर सेफ्टी के बारे में। तो अब हम लोग एक और छोटा टर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो फैक्टर सेफ्टी से रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा डिफाइन होता है
वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के ही डिफाइन होता है, इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है FOS -1। और ब्रिटल मटेरियल के लिए FOS आपको पता होगा कितना होता है, वो निकल के आता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, और ये -1 था पहले से। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है, इसलिए यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू FOS -1 निकल के आता है, जिसको FOS जो ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस होता है, इसको उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमको पता है कि लोड अपॉन में एरिया होता है। स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन में एरिया होता है, कहने का मतलब कि अगर इसके अल्टीमेट स्ट्रेस को अल्टीमेट लोड अपॉन में एरिया लिखें और वर्किंग स्ट्रेस को वर्किंग लोड अपॉन में एरिया लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एरिया कट आउट हो जाएगा और जो फाइनली हमारा MOS निकल के आएगा, मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल के आएगा, उसको बोल सकते हैं कि अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड -1। तो ये भी बोल सकते हैं, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस पे बन जाता है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज था वो फैक्टर सेफ्टी और लोड फैक्टर, तो इसको भी याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए एक और छोटा सा टर्म, मतलब नोट में एक बात याद रखने के लिए बस बोल देते हैं कि आप याद रखिएगा कि आपको पता होगा कि लोड फैक्टर कैसे मटेरियल के लिए एप्लीकेबल था, डक्टाइल मटेरियल के सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ रहा था कि अगर उसको ब्रिटल मटेरियल के लिए भी डिफाइन कर दिया जाए तो आपको पता था क्या होता था, जैसे RCC में इलास्टिक स्टडी के लिए होता था अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड। तो ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेट लोड या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस बोल सकते हैं, लोड को एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस क्या निकल के आ जाएगा, लोड फैक्टर किस मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के। ध्यान दीजिएगा ब्रिटल मटेरियल के स्टील के केस में हमारा जो लोड फैक्टर है वो डिफाइन ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए किया गया डिफाइन लोड फैक्टर को, तो लोड फैक्टर कितना हो जाएगा, लोड फैक्टर का जो हमारा हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस निकल के आएगा लोड फैक्टर। और ध्यान दीजिएगा कि उसी रिस्पेक्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या निकल के आएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपन में वर्किंग स्ट्रेस। तो याद रखिएगा एक चीज, छोटा सा टर्म नोट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर ब्रिटल मटेरियल, अगर ब्रिटल मटेरियल के लिए देखते हैं, फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू लोड फैक्टर। ये क्यों, मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट लोड अपॉन में या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस ही होता है, और लोड फैक्टर भी अगर ब्रिटल मटेरियल डिफाइन किया जाए तो वो भी निकल के आता है अल्टीमेट लोड अपॉन में वर्किंग लोड, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। तो ये रहा आज का क्लास। पिछले अगले क्लास में हम लोग और भी थोड़ा अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा।